हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एड्रियन चाइकोव्स्की के नावल एलियन क्ले के बारे में। एलियन क्ले एक कहानी है जो कि एक साइंस फिक्शन नावल है जो कि एक प्रोफेसर की लाइफ को फॉलो करता है। उसका नाम है आर्टन डार्कडेव। और आर्टन को उसके वो जिस प्लैनेट का है जो कि पृथ्वी है, उसकी सरकार ने, जिसको द मैंडेट कहा जाता है, ने देश निकाला दे दिया है। और देश का मतलब पृथ्वी ही है। उसको पॉलिटिकल एक्टिविज्म की वजह से पॉलिटिकल प्रिजनर के रूप में एक और प्लैनेट पर भेज दिया गया है। और आर्टन उस प्लैनेट पर पहुंचने के बाद वहां क्या पाता है और जो पाता है उसके साथ क्या करता है, यह है इस नावल की कहानी। ये कहानी एक साइंस फिक्शन नावल तो है ही। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एलियंस हैं, दूसरे प्लैनेट हैं, स्पेस ट्रैवल है, वगैरह वगैरह। पर साथ ही साथ ये एक एक्सट्रीमली पॉलिटिकल कहानी भी है, क्योंकि एट इट्स कोर, नॉट एट इट्स कोर, एट इट्स कोर या इसके इसके बिल्कुल बीच में दो बहुत ही एसेंशियल आइडियाज़ हैं। एक हैं एलियन बायोलॉजी और लाइफ का मतलब क्या है, और इंसान लाइफ को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और इंसानों की लाइफ की डेफिनेशन किस प्रकार उनको एक कॉम्प्लेक्स ब्रह्मांड को समझने से रोकती है, ये आइडिया है। और दूसरी तरफ है ऑथोरिटेरियन सरकारें। ऐसी सरकारें जो कि किसी रूढ़ी के चलते अपने पावर को मेंटेन करने के लिए अपने समाज में इंडिपेंडेंट थॉट को ग्रो करने नहीं देती हैं, और जो इंडिपेंडेंट थिंकर्स होते हैं उनको पनिश करती है और उनको डीलेजिटिमाइज करती है। उनकी जो स्टडीज़ के एरियाज़ होते हैं उनको डीलेजिटिमाइज करती है। सो इस किताब में जो सरकार है जिसका नाम है द मैंडेट, अगेन छोटी सी वार्निंग, यहाँ पे माइनर स्पॉयलर्स हैं। मैं कहानी के कोर को स्पॉयल नहीं करूँगा, पर कहानी के बारे में बात करने के लिए कुछ माइनर चीज़ों को मेंशन करना ज़रूरी है। दीज मे काउंट एज माइनर स्पॉयलर्स, सो यू हैव बिन वार्नड। द मैंडेट जो कि पृथ्वी की सरकार है, वो एक डॉगमा पर चलती है। और ये डॉगमा एक तरीके से रिलीजियस है, पर साथ ही साथ साइंटिफिक भी है। क्योंकि यहाँ पे हो ये रहा है कि द मैंडेट अपने आप को साइंटिफिक कहती है, पर वो जब साइंस कहती है तो उसका मतलब होता है कि हमें पहले से पता है सच क्या है। अगर तुम वो कह रहे हो जो हम नहीं मानते तो तुम अनसाइंटिफिक हो। ये आपको भारत के यूट्यूब पे बहुत देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने विचारों को साइंस के साथ अलाइंड कहते हैं, पर उनका साइंस के साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। द मैंडेट इसी प्रकार की एक सरकार है, और एक नाइटमेरिश फ्यूचर में जिसकी कल्पना की है एड्रियन चाइकोव्स्की ने। उन्होंने कल्पना की है एक ऐसी दुनिया की जहाँ पे इस प्रकार के लोग पावर में हैं। और मुझे नहीं लगता भारत की कंडीशन किसी ने भी अगर पिछले कुछ सालों से देखी है तो उसको इस प्रकार की नाइटमेरिश दुनिया की कल्पना करने में ज़्यादा मुश्किल होगी। एक्सेप्ट दैट ये मैंडेट पूरे प्लैनेट पर फैला हुआ है। और इसका जो प्राइमरी साइंटिफिक डॉगमा है वो है ये: द यूनिवर्स हैज़ अ डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन इज़ अस। ब्रह्मांड एक दिशा में बढ़ रहा है, और जिस दिशा में वो बढ़ रहा है वो दिशा हम हैं, यानी कि इंसान। सो यहाँ पे इवोल्यूशन को माना जाता है, पर इंसान को इवोल्यूशन की पराकाष्ठा माना जाता है। और ये माना जाता है कि चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, पर उनकी एक डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन हम जैसी है या हम हैं। सो मैंडेट के अंतर्गत लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि इवोल्यूशन कई जगहों से होती है, पर इवेंचुअली घूम फिर कर एक ही जगह की ओर जा रही होती है। जो पीक है इस सिस्टम का वो है ह्यूमन फॉर्म। दो हाथ, दो पाँव, सिर पे आँखें, नाक, मुंह, कान वगैरह। वो लोग अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। एक तरीके से उनका ये मानना एक तरह का रिलीजियस डॉगमा ही है, जहाँ पे देवताओं को हटाकर इंसानों को पीक बना दिया गया है। पर ऑब्वियसली ये साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि दैट इज़ नॉट हाउ इवोल्यूशन वर्क्स। हमें पता है ये बात। हमें पता है कि इवोल्यूशन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ स्पीशीज़ को अपने एनवायरनमेंट के साथ अच्छी तरह से अडेप्ट करके सर्वाइव करने में जो उनको अडेप्टेशंस की ज़रूरत पड़ती है, इवोल्यूशन सिर्फ उसी बारे में होता है। और इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं, पर ये लोग इस किताब की भाषा में कुछ और कहे जाते हैं। पर अगर हमारी आम बोलचाल की भाषा में बोलूँ तो ये लोग एंटी नेशनल हैं। ये लोग एंटी मैंडेट हैं। ये लोग एंटी अर्थ हैं। इनको ना सिर्फ समाज का दुश्मन बताया जाता है, इनको समाज का दुश्मन बताकर इनको टॉर्चर किया जाता है, जेलों में भरा जाता है। और कभी कभी तो, जैसा कि हमारे हीरो के साथ हुआ,
उनको किसी और प्लैनेट पर भेज दिया जाता है। जिस प्लैनेट पर हमारे हीरो आर्टन को भेजा गया है पनिशमेंट के रूप में, उसका नाम है किल्न, KILN। किल्न उन 4-5 ग्रहों में से हैं जिस पर जीवन मिला है, पर किल्न थोड़ा अलग भी है, क्योंकि किल्न पर सिर्फ जीव जंतु नहीं मिले हैं। किल्न पर बिल्डिंग्स मिली हैं, पर उन बिल्डिंग्स में कोई रहता नहीं है, और उन बिल्डिंग्स के अंदर लिखावट मिली है दीवारों पर। सो मैंडेट के लोगों ने ये तय किया कि ऑब्वियसली यहाँ पे सिविलाइज्ड लाइफ है, और चूंकि सिविलाइज्ड है तो उनके रूल्स के हिसाब से वो इंसानों जैसी होगी, यानी इंसानों जैसी दिखती होगी। और उन्होंने वहाँ पे जो कैदी हैं उनको उस साइंटिफिक मिशन में शामिल कर लिया है, जिसका काम है ये साबित करना कि किल्न पर जो लोग कभी रहा करते थे वो हम जैसे थे। क्योंकि अगर ये साबित हो गया तो उनका जो साइंटिफिक ऑर्थोडॉक्सी है, उनका जो स्यूडो साइंटिफिक ऑर्थोडॉक्सी है, उसको और ज़्यादा लेजिटिमेसी मिलेगी। और हमारा जो हीरो है उसका एक्चुअल प्रोफेशन है कि वो एक जीनोबायोलॉजिस्ट है, यानी वो एलियन लाइफ फॉर्म्स का स्पेशलिस्ट है। और ऑब्वियसली वो ये सब बकवास नहीं मानता है, और ऑब्वियसली उससे ये बकवास मनवाई जाएगी। तो इस कहानी में बहुत सारे अनप्लेजेंट सीन्स हैं जहाँ पे उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको इंटिमिडेट किया जाता है। और इस कहानी में उस रेबेलियन के भी बारे में बहुत कुछ है जिसको इसने किया था, जिसमें इसने पार्टिसिपेट किया था अपने साथियों के साथ। ऐसे साथी जिनको जेल हो गई या जिनको मार दिया गया, ऐसे साथी जो कि शायद उसके साथ हैं किल्न पर उस पर शक करते हैं कि कहीं इसी ने तो मुझे पकड़वा नहीं दिया है। और इस कहानी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो शक जो हर कैदी के मन में है कि मुझे फंसाया किसने, कहीं मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ इसी ने तो मुझे नहीं फंसाया था। और ये शक हमारे हीरो के मन में भी आता है कि मुझे फंसाया किसने। और ये जो इन लोगों के आपस का सस्पिशन है एक दूसरे के ऊपर, ये हेल्प करता रहता है ऑथोरिटेरियन सरकार को। इस प्लैनेट पर जो अथॉरिटी है, मतलब जो जेल सिस्टम है जिसके अंतर्गत ये कैदी आते हैं, उसका जो कमांडेंट है उसका नाम है टेरोलैन। और टेरोलैन पूरी तरह से अंधभक्त है उस ऑर्थोडॉक्सी का जो कि पृथ्वी को कंट्रोल करती है। टेरोलैन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि लाइफ कॉम्प्लेक्स हो सकती है। उसका ये मानना है कि उनको पहले से पता है कि किल्न पर रिसर्च करने के बाद क्या मिलने वाला है। इसीलिए वहाँ पे जो वैज्ञानिक हैं, जिनमें से कुछ कैदी हैं, कुछ स्टाफ मेंबर्स हैं, इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है कि ये लोग टेरोलैन के सामने ये साबित करें कि किल्न पर किसी ज़माने में जो एलियंस थे वो इंसान जैसे थे। पर विचित्र बात यह है कि जब भी ये लोग किल्न पर बाहर जाते हैं और वहाँ की नेटिव लाइफ को पकड़ कर लाते हैं, डाइसेक्ट करते हैं ये देखने के लिए कि ये कैसे काम करती है, तो उनको बहुत ही अजीब सी चीज़ मिलती है। क्योंकि किल्न पर लाइफ एक्चुअली कंपोजिट है, किल्न पर इंडिविजुअल लाइफ फॉर्म्स नहीं हैं। सो इमेजिन कीजिए आपको एक जीव मिलेगा और उस जीव की एक चोंच है और एक पूंछ है और 4 हाथ पाँव है। आप उसको काटेंगे तो उसकी चोंच निकल कर भाग जाएगी, और फिर पता चलेगा कि वो चोंच एक और जानवर था जो इस जानवर के साथ कोऑपरेट कर रहा था क्योंकि इसे चोंच की ज़रूरत थी। उसकी टांगें भी भाग जाएगी। वो सब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स थे, और इवेंचुअली पता चलेगा कि वो ऑर्गेनिज्म कुछ था ही नहीं, वो एक कॉलोनी था। और पृथ्वी पर ऐसे जीव मिलते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स में या पैरासिटिक रिलेशनशिप्स में, पर पृथ्वी पर ये कभी कभार होता है। और किल्न पर हर लाइफ फॉर्म ऐसा ही था। हर लाइफ फॉर्म, हर जीव जिसे आप देख सकते हैं या पकड़ सकते हैं, वो अपने आप में एक कॉलोनी थी, 4-5 जीवों का समूह जो एक साथ रह रहा था। और ये ऑब्वियसली काफ़ी अजीब चीज़ है, ना सिर्फ उन वैज्ञानिकों के लिए बल्कि उस साइंटिफिक ऑर्थोडॉक्सी के लिए भी जो ये मानकर चल रहा था कि इंसान ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि किल्न पर फॉर्म मैटर करता ही नहीं है। कोई भी फॉर्म ले लो, वो 4-5 और फॉर्म से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि नेचर को नीट कैटेगरीज में कैटेगराइज करना कि ये स्पीशीज़ ये है, ये स्पीशीज़ ये है और इन दोनों में कोई लिंक नहीं है, ये एक ह्यूमन चीज़ है। और किल्न पर जो लाइफ मिलती है वो इसे पूरी तरह से डिफाई कर दी है, क्योंकि स्पीशीज़ के बीच का डिफरेंस पता करना दूर की बात है, स्पीशीज़ क्या है यही पता करना असंभव हो जाता है। एंड दिस इज़ द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी इन एडिशन टू द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टोरी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक ऑथोरिटेरियन सरकार को लेंगे तो आप पाएंगे कि वो बाइनरीज में विश्वास करती है, अच्छा बुरा, देश प्रेमी देशद्रोही, बीच में कुछ है ही नहीं। और ऐसा हर व्यक्ति जो या तो इस बाइनरी के खिलाफ विद्रोह करता है
या कहता है कि मैं मैं बाइनरी पे विश्वास नहीं कर सकता बिकॉज लाइफ इज़ कॉम्प्लेक्स, वो इस प्रकार की ऑथोरिटेरियन सरकार के लिए दुश्मन बन जाता है। और किल्न पर जो सिचुएशन है वैज्ञानिकों और एलियंस के बीच में, ये इस पॉलिटिकल इक्वेशन का एक पैरेलल बन जाता है, एक मिरर इमेज बन जाता है। और इवेंचुअली हमारा हीरो काफ़ी मुश्किलों से गुजर कर इस समस्या का समाधान पाता है। ऑब्वियसली मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा बिकॉज दैट विल बी गिविंग अवे द स्टोरी। पर अगर आपने कभी ऑथोरिटेरियनिज्म के ख़िलाफ़ विद्रोह के सिनारियोज़ को देखा है या उनमें पार्टिसिपेट किया है या उनमें पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचा है, या जो डर आप फील करते हैं एक पावरफुल सरकार के ख़िलाफ़ बोलते समय उसके बारे में सोचा है, तो ऑडली इनफ ये साइंस फिक्शन कहानी जो कि एलियंस के बारे में है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल लगेगी। ये ना सिर्फ ऑथोरिटेरियन वेज से सोचने वाले लोगों को झकझोरने वाली किताब है, बल्कि जो लोग ऑथोरिटेरियन सरकारों के विरुद्ध बात करते हैं उनको भी हिला कर रख देगी। अगर एक ऑथोरिटेरियन सरकार है जो कि डर पैदा करती है, अपना डर सिटीजन्स के मन में, तो वो डर किसी ना किसी लेवल पर फैल कर सिटीजन्स के अंदर भी चला जाता है और सिटीजन्स एक दूसरे से डरने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कहीं ये मुझे फंसा न दे, कहीं वो मुझे फंसा न दे, इससे पहले कि वो मुझे फंसाए मैं उसे फंसा देता हूँ। और ये एक बीमारी की तरह फैलता है। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ फियर ऑफ कनेक्शन। और इस कहानी का जो दूसरा एस्पेक्ट है एलियन वाला, वहाँ पे आपको यही देखने को मिलता है और आपके सामने कुछ सवाल आते हैं कि जो वैज्ञानिक एक एलियन जानवर को काट रहा है मुंह पर मास्क लगाकर और बॉडी पर सूट पहनकर, क्या वो भी कनेक्शन से डर रहा है? क्या एक ऐसा प्लैनेट जहाँ पे कोई भी जीव जी नहीं सकता बगैर कनेक्शन के, इंसानों को कनेक्शन के बारे में कुछ सिखा सकता है? और अगर इंसान उसके कनेक्शन वाले लाइफस्टाइल से कुछ सीख पाए तो वो उस कनेक्शन वाले लाइफस्टाइल को अपने जीवन में किस प्रकार इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम से बचने के लिए। डिस्पाइट एवरीथिंग आई हैव सेड, ये कहानी एक्चुअली काफ़ी फ़नी है बिकॉज आर्टन हमारा हीरो उसके साथ होने वाले बहुत सारे टॉर्चर वगैरह के बावजूद अपना सेंस ऑफ ह्यूमर पूरी तरह से कभी खोता नहीं है। आप उसके गुस्से को फील करते हैं, आप उसके फ्रस्ट्रेशंस को फील करते हैं, आप उसकी गिल्ट को फील करते हैं और आप उन लोगों की गिल्ट को फील करते हैं जो उसके आसपास हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप इस वीडियो से कुछ वैल्यू आपको मिल पाई, तो प्लीज़ कंसिडर सपोर्टिंग दिस वीडियो बाय लीविंग अ सुपर थैंक्स और बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑफ दिस चैनल। आई रियली अप्रिशिएट इट। बाकी बुक्स पढ़ता रहूँगा, किताबों के बारे में वीडियोस डालता रहूँगा, अगली किताब जब भी पढ़ूँगा आपको बताऊँगा। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड बाय बाय।